पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आम का नया बाग स्थापित करते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का कैसे करें नियंत्रण। दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और उसका समाधान। हमारे प्रदेश के जो बागवान भाई आम का नया बाग स्थापित करना चाहते हैं, वो पौधों के चयन से लेकर रोपण तक के सभी कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक और सही तरीके से संपन्न करें। तभी आम के पौध सही तरीके से स्थापित होंगे और आगे चलकर अच्छी फलत मिलेगी। इसीलिए आम का नया बाग स्थापित करते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आइए मिलते हैं उद्यान विभाग वाराणसी के सुधांशु सिंह से। किसान भाई, इस समय जो है पूर्वांचल या अन्य क्षेत्रों में जो अच्छी प्रजाति इस समय चल रही है आम की, वो लंगड़ा, दशहरी, चौसा। आजकल छोटी प्रजाति भी लोग ज़्यादा डिमांड होती है, जिसके लिए आम्रपाली, मल्लिका इत्यादि का प्रयोग किसान भाई पौधरोपण में कर सकते हैं। किसान भाई अचार के लिए, स्पेशली अचार के लिए रामकेरा एक प्रजाति है जो अचार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, उसका भी रोपण कर सकते हैं। ये सारी प्रजातियां आज भी अच्छी हैं, इनको किसान भाई इनका रोपण करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई पौधे के क्रय के समय विशेष ध्यान दें कि पौधे किसी गवर्नमेंट की नर्सरी या किसी कृषि अनुसंधान केंद्र या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे स्रोत से लें पौधे जो एक्रेडिटेटेड नर्सरियां हैं, वहाँ से पौधे क्रय करें, जिससे कि जो प्रजाति हम चाह रहे हैं, जो प्रजाति हम लगा रहे हैं, वही प्रजाति हमें प्राप्त हो। पण करते समय सबसे पहले उसका लेआउट करना बहुत ज़रूरी है। लेआउट में ये ध्यान दें कि जो ऊंची प्रजातियां हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, जिन पौधों के उनको 10 बाई 10 मीटर के अंतराल पे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी को रखते हैं। किसान भाई लेआउट करते समय ध्यान दें कि जैसे 10 मीटर की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में है, तो 5 मीटर एक तरफ और 5 मीटर दूसरी तरफ उसका घेरा होता है पौधे का। इसलिए किसान भाई खेत के किनारे से 5 मीटर छोड़ के ही पौधे का रोपण कराएं। किसान भाइयों, गड्ढे तैयारी का कार्य मई जून के महीने में ही करना बेहतर होता है और इसी समय आपने गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया होगा। अब आइए जानते हैं आम के पौध की रुपाई के समय कौन कौन सी तकनीकी बातों का ध्यान रखना है। पौधरोपण करते समय किसान भाई ये भी ध्यान दें कि इस समय दीमक का प्रकोप अधिक हो रहा है। पौधे को लगाते समय दीमक की दवा अवश्य प्रयोग करें। दीमक की दवा प्रयोग करके, जैसे फॉलीडाल हो, कोई फोरेट वगैरह हो, कुछ लगा के डाल के तभी जो है पौधे का रोपण करें, जिससे कि दीमक के प्रकोप से पौधा हमारा बच जाए। छोटी प्रजाति के जो आम हैं, जैसे आम्रपाली, मल्लिका, इन सारे पौधों का अगर रोपण करना है
तो इनको कम दूरी पर भी 4 बाई 4 मीटर की दूरी पर भी इसका रोपण किया जा सकता है। इसमें पौधे की संख्या अधिक लगती है, कम दूरी पे पौधे लगते हैं तो उत्पादन जो है लगभग बराबर आता है। और ये पौधे आम्रपाली, मल्लिका, ये पौधे प्रतिवर्ष बियरिंग हैं, इनकी हर साल फलते हैं, इसलिए भी ये छोटी प्रजाति लगाना श्रेयस्कर है, अच्छा है। एक चीज़ किसान भाई जरूर ध्यान रखेंगे कि पौधे को लगाते समय अगल बगल से खुरपी की बेंट से उसकी कसाई खूब करें, मतलब पौधे और ज़मीन के बीच में एयर न रह जाए। अक्सर किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि पौधे हमारे सूख गए लगाने के बाद। होता क्या है कि किसान भाई उस गड्ढे को अच्छी तरह से उसको कसते नहीं हैं, जिसमें कि पानी डालते हैं, नीचे पानी लग जाता है और पौधे सूखने लगते हैं। उसकी किलाई, खुरपी के बेंट से खूब अच्छी किलाई करके उसको जो है गड्ढे को कस के भर देते हैं। और किसान भाई ये भी ध्यान रहे कि ये कसते समय ऐसा ना हो कि पौधे की पिंडी टूट जाए, पौधे की पिंडी भी ना टूटने पाए। इसके बाद जो उसमें मिट्टी भर के उस ऊपर से पानी डाल देते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बाजरा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का कैसे करें नियंत्रण? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बाजरा की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और इस समय बाजरा की फसल बुआई के समयानुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। लेकिन वर्तमान में इस फसल पर रोगों का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, जिनका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल की बढ़वार तो प्रभावित होगी, साथ ही ऐसी फसल से आगे चलकर किसानों को उपज भी कम मिलेगी। तो बाजरा की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोगों की पहचान के लक्षण क्या है और उनका नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी.सी. गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे किसान भाई बाजरे की फसल बहुत आदायत में लेते हैं। बाजरे की फसल में 2-3 प्रकार के रोग आते हैं जिससे फसल को काफ़ी हानि होती है। किसान भाइयों, आज मैं आपको रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, बाजरे की फसल में मुख्य जो बीमारी हैं वो 3 प्रकार की बीमारी हैं। पहली मृदु रोमिल आशिता, दूसरी अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग और तीसरी स्मट या कंडवा रोग बाली पर दानों में आता है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में मृदु रोमिल आशिता रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण बाजरा के पौधों का उचित विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। पहला मृदु रोमिल आशिता, ये बाजरे की फसल में शुरुआत की अवस्था में जब बाजरा छोटा होता है उस वक्त पत्तियों पर सफेद सफेद फफूंदनुमा कवक का जाल युक्त रचनाएं दिखाई देती हैं। धीरे धीरे जहां पर ये रोग होता है वहां पर पत्ती हल्की पीली पड़ने लगती है और फिर लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे यह रोग बढ़ता जाता है और जब पौधे बड़े हो जाते हैं, जब उसमें बाली निकलती है, बाली में भी इस रोग के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। बाली में दानों के स्थान पर हरे रंग की बालियां हो जाती हैं, उसमें धागे नुमा रचनाएं झाड़ू जैसी आकृति हो जाती है और कोई भी दाना उसमें नहीं बनता है। इस प्रकार फसल को बहुत अधिक हानि होती है। फसल में इस रोग के नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों हमेशा मेटालैक्सिल नाम की जो दवाई है, 6 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके बोएं आप हमेशा। उसके बाद अगर यह रोग फसल पर दिखाई दे रहा है तो इसी दवा का मेटालैक्सिल या रिडोमिल MZ72 नाम की दवा ये बाजार में उपलब्ध होती है। यह दवा 2.5 ग्राम
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करेंगे तो ये मृदु रोमिला आशिता नाम का रोग है, ये नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा बाजरा की फसल में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग का आक्रमण भी होता है, जिसकी वजह से बाजरा की उपज में भारी कमी आ जाती है। इसीलिए आप इस रोग का भी समय रहते नियंत्रण करें। इसी प्रकार किसान भाइयों, बाजरे की फसल में पत्तियों पर गोल गोल भूरे रंग की धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और गहरे भूरे लाल रंग के हो जाते हैं और जो उसका पत्ती का बीच वाला हिस्सा होता है वो आपस में धब्बे मिल करके बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और तने पर भी इसके धब्बे दिखाई देने लगते हैं। रोग की जब तीव्रता होती है तो कभी कभी देखने में आता है कि पूरा पौधा लाल रंग युक्त दिखाई देने लगता है। फसल को काफी हानि होती है, फसल की जो उपज है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण करने के लिए मैनकोजेब नाम की दवा आती है। मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करेंगे तो ये जो है पत्ती धब्बा या अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा या झुलसा रोग, इससे अपनी फसल बच जाएगी और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, कंडवा रोग के द्वारा भी बाजरा की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके चलते बाजरा के दानों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ उत्पादन भी कम हो जाता है। इसीलिए आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। इसी प्रकार बाजरे की फसल में कंडवा नाम का रोग आता है। कंडवा रोग जो है शुरुआत की अवस्था में दिखाई नहीं देता। जब हमारे फसल में बाली निकल आती है, बाली जब में दाने भरने लगते हैं, दाने भरने की अवस्था में इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और उसमें कुछ दाने ऐसे दिखाई देने लगते हैं जो पकते नहीं हैं, हरे हो जाते हैं और बाद में जो है काले पड़ करके फूट जाते हैं और उसमें जो माइसीलियम का जो फंगस का स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो पूरे बिखर जाते हैं। पूरा पौधा काले रंग का दिखाई देने लगता है और इसमें जब ये रोग के लक्षण आते हैं तब दानों की जो आकृति होती है उस आकृति से बड़े रूप में कुछ उभरे हुए से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ दानों में ऐसी आकृतियां होती हैं हरी भूरी काली रंग की जो उन दानों से बड़ी होती हैं। स्पष्ट रूप से कंडवा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप खेत में निरीक्षण करेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इस खेत में कंडवा नाम का रोग आ गया है। कंडवा के लिए जो है कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी हैं, यानी रोग प्रतिरोधक वैरायटी हैं, उन वैरायटियों का आप प्रयोग करें। कुछ जो है बीजोपचार करें। बीजोपचार ही इसका मुख्य वैसे उपचार है और खड़ी फसल में इसका फिर कोई उपचार नहीं है। तो इस बार तो सीजन निकल गया है, बाजरे की फसल बुब गई है, लेकिन अगले वर्ष के लिए आप जब भी बाजरे की फसल बोएं उसमें कार्बनडाजिम नाम की जो दवा है वह दवा 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके बोएंगे तो ये कंडवा नाम का रोग नहीं आएगा। अगर ज़्यादा ये रोग आ रहा है आपकी फसल में तो उसकी रॉगिंग करें, उन वालियों को अलग काट के रखें जिससे हमारे जो दूसरे वालियां हैं और जो दूसरा हमें उपज प्राप्त हो रही है वो उससे कंटेमिनेट ना हो, उसको जो है ख़राब ना करे। इस प्रकार किसान भाइयों, आप बाजरे की फसल में बीजोपचार और दवाइयों का छिड़काव करते हुए अपनी फसल को करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए
पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर उचित ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं में बीमारी यदि होती है तो इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएं भी आती हैं, जिससे हमारे पशुपालक भाई अनजान रहते हैं। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या पर। इस समस्या से ग्रसित पशुओं में कई तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तो पशुपालक भाई, आप इस समस्या से अपने दुधारू पशुओं को कैसे बचाएं? इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर लालचंद्र वर्मा। पशुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पशुओं में बच्चा पैदा ना होना ही बांझपन कहलाता है। जब इन अंगों में तथा इनके कार्यों में कोई बाधा या परिवर्तन आ जाता है, तब विधान में रुकावट आ जाने से बच्चा पैदा नहीं होता है, जिससे पशु बांझ कहलाने लगता है। पशुपालकों के लिए दुधारू पशुओं में बांझपन एक बड़ी समस्या है। हमारे पशुपालक ये नहीं समझ पाते कि ये समस्या पशुओं में आती कैसे है, जबकि ये समस्या कई बार पशुपालकों द्वारा देखरेख में लापरवाही से ही आ जाती है। साथ ही कुछ अन्य कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो आइए पहले बांझपन की समस्या के कारणों को जान लेते हैं। बांझपन का जो मादा में कारण है वो मुख्यतः शरीर रचना में खराबी, जननेंद्रिय रोग या जननेंद्रिय नली में अगर चोट हो जाए तो भी वो बांझपन का शिकार हो जाती है। कभी कभी हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और पशु कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। और एक जो खास बात है कि दूषित वातावरण में पशुओं को बांधने से भी पशु बांझपन का शिकार हो जाता है। अस्थायी रूप से बांझपन एक होता है, उसका मतलब होता है कि जो हमारे द्वारा सही से देखभाल नहीं की जाती है तो पशु अस्थायी रूप से बांझपन का शिकार होता है। वो है संतुलित आहार की कमी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाकर दूध निकालने से भी पशु बांझ हो जाता है। हार्मोन का असंतुलन भी पशु को बांझ करता है। कुछ प्राकृतिक रूप से अवस्थाएं होती हैं जिनके कारण भी पशु बांझ होता है, जिसमें जननेंद्रिय की अनुपस्थिति या उनकी विकृति के कारण भी मादा पशु बांझ हो जाता है। नर में कभी कभी जो अंडकोश होते हैं दोनों या एक अंडकोश उदर गुहा में रुके रह जाते हैं, जिससे पशुओं में गर्भाधान कराने की क्षमता क्षीण हो जाती है। मादा पशुओं में इसी तरीके से एक अवस्था होती है, उसे श्वेत हीफर रोग बोलते हैं। श्वेत हीफर श्वेत रंग वाली ओसर में जननेंद्रिय रचना के विकास में एक गड़बड़ी हो जाती है, जिससे यौन के पिछले भाग में हाइमन टिश्यू बनता है। इस विकृति से यौन का मुंह बिल्कुल बंद सा रहता है। तीसरी अवस्था होती फ्री मार्टिन, जब बच्चा अपने माँ के पेट में नर और मादा दोनों होते हैं। ऐसे में हार्मोन का संतुलन गर्भकाल के समय ही बिगड़ जाता है और जब बच्चियां बड़ी होती है तब वो बांझपन का शिकार हो जाती है। और कुपोषण का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें लगभग 20 से 40% पशु प्रति वर्ष बांझ हो रहे हैं। आहार में विटामिन ई और ए की कमी हो जाने पर मादा ओवरी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती, जिससे वह गर्म नहीं होती। प्रोटीन की कमी से शुक्र के उत्पादन में भी बाधा पड़ती है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से पशु का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। हाँ, खास बात यह है कि जब पशुओं में पोटास की कमी हो जाती है और उनका एक्सरसाइज भी कम हो जाता है, तब पशु मोटे होने लगते हैं और भी मोटा होना भी चर्बी चढ़ जाने के कारण वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं। ये समस्या पशुओं में क्यों और कैसे आती है, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत चर्चा की। अब हमारे पशुपालक ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि स्वस्थ पशुओं को इस समस्या से कैसे बचाया जाए और साथ ही जो पशु बांझपन से ग्रस्त हो गए हैं उनका उपचार कैसे किया जाए। तो आइए अब इस विषय पर पूरी जानकारी लेते हैं। आहार में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ की कमी को पूर्ण करने पर पशु को बांझ से बचाया जा सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि पर्याप्त तापक्रम, रोशनी और हवा का वातावरण पशु के गर्भाधान में बहुत ही सहायक होता है। इसलिए पशुशाला स्वच्छ होनी चाहिए और रोशनी बराबर पहुंचनी चाहिए, जिससे उसे प्रजनन अंग सही से काम करते हैं। किसी कारण से भी अगर पशु बांझ हो जाता है तो उस समय हमें चिकित्सा एवं रोकथाम की आवश्यकता पड़ती है। बांझपन की चिकित्सा में विटामिन ई, विटामिन ए, रिसेप्टाल, जेंटामाइसिन आदि का इंजेक्शन लगा करके उनके बांझपन को खत्म किया जा सकता है। बीटासेप्ट
10 से 15 मिलीलीटर मांस में प्रति सप्ताह लगाया जाए, या हिविट 1 मिली चमड़ी में या मांस में लगाने से उसका बांझपन दूर हो जाता है। मुख द्वारा जो दवाइयाँ दिया जाता है उसमें प्रजना कैप्सूल, बांझना कैप्सूल, हर्गोवाइन 4-4 कैप्सूल दिन में एक बार के साथ 2 दिन तक दिया जाए तो पशु में बांझपन की समस्या दूर हो जाती है। दवा और पानी के साथ जो दवाई दी जाती है उसमें टोटाविट स्ट्रांग 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति टन दाने में मिला करके खिलाना चाहिए, या दूसरे तरीके से 40 ग्राम टोटाविट स्ट्रांग यानी 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम को पशु को देना आवश्यक रहता है। पानी के साथ साथ कभी कभी कैल्सीवीट, विटामिन ए 10 मिलीलीटर पानी में 7 दिन तक देने से भी बांझपन दूर हो जाता है। गांव में कुछ किसान अपने पुरानी परंपराओं से भी पशुओं के बांझपन को दूर करते हैं, जिसमें अंकुरित गेहूं को या 500 ग्राम गेहूं को अंकुरित करके 1 सप्ताह तक लगातार खिलाया जाए तो पशु गर्मी में आ जाता है, क्योंकि अंकुरण में विटामिन ई होती है। विटामिन ई के कारण कोई भी जीव बांझ होता है। दूसरा लोग प्रयोग करते हैं कि नागफनी के पत्ते को आग में भून करके कांटा निकाल कर उसको 2 फाड़ में करके एक सुबह खिलाया जाए, एक शाम को खिलाया जाए तो भी पशु में बांझपन दूर हो जाता है। तीसरी दवा जो गांव में बहुत प्रचलित है वो है कबूतर का बीट भी 25-25 ग्राम यदि उसको खिलाया जाए 4-5 दिन तक लगातार तो वो पशु गर्मी में आ जाता है। तो ये गांव में कुछ प्रचलित दवाएं भी आजकल बहुत कारगर होती हैं, और इन छोटी छोटी बातों को या बड़ी बात रख करके किसान भाई उपयोग में लाते हैं तो उनका पशुधन समाज के लिए एक बहुत ही कारगर और लाभदायक सिद्ध होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है फिरोजपुर फतेहपुर से इस्माइल खान ने। यह अंडा देने वाली मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो इस्माइल खान जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपको मैं लेयर बर्ड, जिसे अंडा देने वाली मुर्गी भी बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में, उसके खान पान के बारे में, रख रखाव के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। 60 से 65% जो खर्च आता है लेयर बर्ड्स का, अंडा देने वाली मुर्गियों का, वो दाने पर ही आता है। बाकी उसमें दवा या अन्य किसी चीजों में आता है। आमतौर पे मुर्गियों को खाना पचाने में 10 घंटा लगता है, इसमें करीब 2.5 घंटे लगते हैं। इसलिए बहुत तेजी से खाना पचाता है, क्योंकि इसे पोषक तत्वों की बहुत जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, हमें मुर्गियों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका आहार अच्छा होने से ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको प्रति मुर्गी आहार 100 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए तथा इसी के साथ आपको विटामिन प्रचुर मात्रा में भी देनी आवश्यक होती है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसे पूरक के रूप में आप देंगे। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी अलग से पानी में दे सकते हैं। कैल्शियम जो कि सेल ग्रीट आता है, जैसे घोंघा का खोल वगैरह रहा या इस तरह की जिसमें रहता है, या चूना भी आप मिला सकते हैं। जो दाना है उसका 1% से 2% के बीच में ही, ज्यादा नहीं। आप इसमें चूना मिला देंगे तो कैल्शियम की जो भी आवश्यकता होगी ये पूरा कर देंगे। आमतौर पे दाना आप या तो बाजार में पहले से उपलब्ध होते हैं वो कर सकते हैं, जिसमें कि एक दाना पेलेट्स होता है, एक होता है भुरभुरा सा जो कि मैश बोलते हैं इसको। दोनों तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेयर मुर्गियों में खाना पचाने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपको इनके आहार को समय से देने की जरूरत होगी। तो आप इनको किस समय पर दाना दें, आइए जानते हैं। लेयर मुर्गियों में कम से कम 2 बार इन्हें, एक सुबह एक शाम में जरूर दाना दें, ताकि इनकी जो आवश्यकता है, इनकी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसे ये जब चाहे पूरा कर सके। 2 बार देने से अच्छा रहता है कि जो भी आवश्यक पोषक तत्व है एक बार पच गए, शरीर में आ गए, बाद में जब दोबारा उनकी जरूरत पड़ेगी तब तक वो खाना खा चुके होंगे, दाना ले चुके होंगे, उसके बाद से उसे तुरंत से दोबारा मिल जाएगा। इसके साथ
पानी जो कि हमेशा एड लिबिटम बोलते हैं, जिसे मतलब जितना चाहे वो पी सके, वाटरर का ध्यान रखे, साफ सुथरा जल जरूर दे। तो थोड़े थोड़े कंकड़ खाते हैं जिसे हम लोग हमेशा ध्यान नहीं देते हैं। चीज कमी रह जाती है जो पाचन तंत्र के लिए उन्हें जरूरी है, क्योंकि इसी से कड़े चीजों से वो पचाता है खाने को। तो एक छोटे से बर्तन, प्लास्टिक के डब्बे या बर्तन में कोने में मोटे बालू को जरा रख देंगे, कंकड़ को या बालू के दाने को खाएंगे जब जरूरत होगी, 2-4-10 दाने को, जिससे उनकी पाचन तंत्र सही रहती है। अगर आप चाहे कि हम खुद बनाएं तो ये सब चीज को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आप घर पर ही दाना तैयार करना चाहते हैं तो पीली मक्का 45 से 50%, गेहूं का चोकर 10 से 15%, चावल की पॉलिश 11 किलोग्राम, नमक 1%, खनिज लवण 3 किलोग्राम, घोघा चूरा 5 किलोग्राम, मछली का चूरा 8 किलोग्राम, खल्लियाँ 25 किलोग्राम। तो आप इन सभी को मिलाकर कम लागत में अपने घर पर ही ये आहार तैयार कर सकते हैं। जितने भी पूरक हैं वो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे क्वालिटी का, अच्छे गुण वाले का ले। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको लेयर फार्म एक बहुउपयोगी और आर्थिक लाभ पहुंचा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु तोरिया की खेती पर खास प्रस्तुति, सफल डेयरी चलाने के लिए जरूरी बातें। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।